हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 और नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो 19 और 20 अक्टूबर को होने वाला है। आई होप आप सबकी तैयारी है वो अच्छे से चल रही है। आज हम देखने वाले हैं कि टिप्स फॉर फेज 2 डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, हम लोग जब भी ये बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो चेक करते हैं, तो उसमें से हमें जो जो इनसाइट्स पता चली है वो इसमें मैं आपको बताऊंगा। और नाबार्ड का जो फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो भी आ गया है, तो आप उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पे आया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव है उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मेन है। इसमें मेनली चीज़ यही है कि आपको पेपर पूरा ख़त्म करना है। जो आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है वो सभी आपको अटेम्प्ट करना है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अभी उसमें क्या हो सकता है वो देखते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अभी होता ऐसा है कि आपको जो क्वेश्चन है वो सीधा नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। और फिर ऐसा नहीं करना है कि जो उसमें एक चीज़ दिख गया तो मैं उसके बारे में लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्वेश्चन दिया था कि मनरेगा का है इम्पैक्ट क्या है, ऐसा हमने क्वेश्चन दिया था कि मनरेगा का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है या फिर रूरल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो अभी जब हम क्वेश्चंस चेक कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं तो लोग उसमें मनरेगा के बारे में लिख रहे हैं कि मनरेगा स्कीम क्या है, मनरेगा में 100 दिन होते हैं, 50 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो सब लिख रहे हैं। तो वो एक बड़ी गलती हो सकती है आपके सामने से, क्योंकि जो उसने पूछा है वही आपको बताना है। ठीक है, फिर आपको पता है कि मेरे पास पॉइंट्स कम है तो क्या कर सकते हैं कि लाइन तो वही रखनी है कि मनरेगा के बारे में पूछा है, उसका इम्पैक्ट पूछा है, तो उसके इम्पैक्ट के थ्रू आपको मनरेगा के बारे में फिर आगे कुछ बता देना है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें मनरेगा के थ्रू रूरल एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा लिखेंगे और बाद में लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू मनरेगा 100 डेज आर प्रोवाइडेड, 50 मोर डेज आर प्रोवाइडेड। तो जो आपका सब हेडिंग है वो हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। और फिर जो अंदर आपने लिखा है वो आप लिख सकते हैं कि उसमें थोड़ा स्कीम के बारे में डाल के आप थोड़ा जो फॉर्डर मटेरियल है वो डाल सकते हैं। पर जो आपका कोर ऑफ द क्वेश्चन है वो ऐसा ही रखना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन है उसको एड्रेस करता हो। ठीक है, तो 2-3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से समझना है, बाद में ही उसके बेसिस पे आपको जो है आंसर लिखना चालू करना है। कोई भी एक चीज़ दिख जाए और उसके बारे में अगर आप लिख देंगे तो आपको बिलो एवरेज मार्क मिलेंगे। और इस बार दोनों में वैकेंसी कम है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको फिर इंटरव्यू कॉल आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, तो ये भी एक तरीके से रेलेवेंट ही है कि 4 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, तो टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट इन दोनों को हम कंबाइन करके बात करते हैं। तो वर्ड लिमिट में क्या है कि 15 मार्कर है उसमें 600 वर्ड लिखना है और 10 मार्कर है उसमें 400 वर्ड लिखना है। तो इसमें हम जब चेक कर रहे हैं क्वेश्चन तो ऐसा दिख रहा है कि लोग अगर 600 वर्ड के हैं 2 और 400 वर्ड के हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है जो अच्छे से पता है लोगों को, तो वो उसमें 580 वर्ड लिख देंगे कि 580 वर्ड तक उसने लिख दिया वहां पे। दूसरा क्वेश्चन है वो ठीक ठाक कुछ पता है तो वहां पे लिखा उसने 400 वर्ड। फिर 400 वर्ड वाले में पता चला कि टाइम कम है मेरे पास, तो ये यहाँ पे 300 तक ही पहुंच पाया और यहाँ पे फिर बिलो 100 हो जाता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है। तो आपको ये पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि एवरेज आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं सब परफेक्ट आंसर लिखूंगा। आप कैसा कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप सोचे तो 500 वर्ड तक चले जाइए, 500 520 तक। ठीक है, 500 यहाँ पे भी। नेक्स्ट, अगर 400 वाला है तो 300 इज फाइन, 300 320 आप पहुंच सकते हैं और यहाँ पे भी 300 320। तो ये सब कब होगा कि जब आप अपना टाइम मैनेज अच्छे से करेंगे कि मुझे इतना टाइम है इसमें उतना लिखना है। फॉर एग्जांपल, जो 15 मार्कर है उसमें आपको 25 मिनट तक देना है और 10 मार्कर है उसमें आपको 18 मिनट तक देना है। ठीक है, ये 2 चीज़ आप नोट कर सकते हैं। जब भी वो टाइमर चल रहा हो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी आगे हूँ या पीछे हूँ। फिर उसका 25 का 27 हो जाएगा तो भी चलेगा, पर फिर जो 18 वाला होगा वो 16 में करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो ऐसे टाइम ऐसे दिखना है कि 25 मिनट हो गया है और मेरा 600 वर्ड वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मेन एम यही है हमारा कि सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमें हॉलिस्टिकली आंसर करना है, फिर भले ही वो 450 वर्ड में हो जाए आपका 600 वर्ड वाला, फिर भी वो चलेगा। अगर सारे पॉइंट एड्रेस किए गए हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो, तो आपको जो मार्क्स में है वो नहीं होगा। फिर ऐसा आप चेस करने मत जाइए कि मैं 600 है तो 600 पे ही पहुंचूंगा या फिर 580 तक पहुंचूंगा, मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें आपको 12 या 13 मार्क मिल गए 15 में से, और आगे आगे जाके आपने अगर वर्ड काउंट मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया तो वो सब बैलेंस आउट हो जाएगा। इसलिए अगर सब में एवरेज मार्क्स हो गए, उसमें 11 मिल जाएंगे, उसमें 7 मिल जाएंगे, तो ओवरऑल आप है वो 38 37 इतना मार्क ला सकते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और जो वर्ड है वो उसमें फ्लेक्सिबल रहना है। अगर सब आपने एड्रेस कर दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग एंड सब हेडिंग, अगेन रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो आपका सब हेडिंग भी टू द पॉइंट होगा, और सब हेडिंग अगर टू द पॉइंट है तो जो एग्जामिनर है वो अंदर नहीं देखेगा, वो पहले ही देख लेगा कि उसने सब हेडिंग अच्छा दिया है तो अंदर उसके पता ही होगा क्या लिखना है। ठीक है, तो एक मेन हेडिंग आपको अच्छे से देना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी ऐसा करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें क्या करना है, तो वहां पे आपके स्ट्रक्चर में दिखना चाहिए कि ये है पहले वो पार्ट ए का आंसर है और उसके बाद में पार्ट बी का आंसर है। ठीक है, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा क्वेश्चन में उसने एक्सपेक्ट किया है। तो अंदर फिर क्या होगा, सिर्फ एग्जामिनर सब हेडिंग देखेगा और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अंदर उतना पढ़ने का किसी को टाइम नहीं मिलता। 3 ही चीजें आपको देखनी है, आपको सब हेडिंग अच्छा देना है, हेडिंग अच्छा देना है, और इंट्रो कंक्लूजन आपको अच्छा देना है। अगर वो आपकी सही है तो आपको डेफिनेटली 40 या 40+ मार्क भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो हेडिंग और सब हेडिंग हुआ। सब हेडिंग में भी अगर आपने अच्छे वर्ड्स का यूज किया है जिससे पूरा जो समराइज हो जाता है आपका पॉइंट, तो वो आपको ब्राउनी पॉइंट्स दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। जो हमारा बेसिक है वही देखा था हमने, जो फेज 2 वाली जो स्ट्रेटजी थी उसमें भी मैंने बताया था। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे आप जो भी फैक्ट लिख रहे हो वो आप मेक श्योर कीजिए कि वो गलत ना हो, क्योंकि वो एग्जामिनर जब मार्क्स देता है तब वो वही देखता है कि इसने जो डेटा दिया है वो रेलेवेंट है कि नहीं या फिर ट्रू है कि नहीं। अगर वहां पे ही अगर उसको डेटा में कोई प्लस माइनस दिखा तो आपके मार्क्स वहां पे कट सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है डेटा के बारे में तो फिर कुछ भी आप जो जेनेरिक जो आपने पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं वो लिख देना है, पर गलत चीजें इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हो गया, हेडिंग सब हेडिंग हो गया। टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है, जनरली उसमें ऐसा होगा कि आपका जो वर्ड काउंट है वो फुलफिल नहीं होगा, उसमें चिंता नहीं करना है। 450 हो जाए 480 हो जाए, पर अगर आपने जो हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से दे दिया और अगर आपने अपना पॉइंट जो है वो प्रूव कर दिया है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपको आता है वो अच्छे से लिखना है, चारों के चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं और अच्छे से उसमें वर्ड काउंट भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आई होप आप सबको ये सब चीजें क्लियर हो और आपकी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।